केंद्र सरकार ने आज खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का फैसला किया। धान, अरहर, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, खरीफ के सभी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी किसान हितैषी हैं और वो एक के बाद एक किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी और किसानों के पक्ष में एक के बाद एक अनेकों फैसले लिए जा रहे हैं। आज ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है और कई फसलों में यह बढ़ोतरी 62% तक है। ये खरीफ की फसल जिसमें मुख्य रूप से धान तो है ही, लेकिन दलहन और तिलहन भी शामिल है। तो नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है और लगातार उन्हें फायदे बताने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का साफ तौर पर कहना है कि किसानों से लगातार बातचीत हो रही है, उन्हें बिल के फायदे बताए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से सुझाव भी मांगे हैं। उनका कहना है कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा किसान जो भी प्रस्ताव लेकर आएंगे, सरकार उन पर विचार करने के लिए तैयार है। कृषि बिल किसान के हित में है। हमने किसानों से बातचीत की है। भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे, सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान होगा। एमपी में राइट टू एजुकेशन के तहत पिछले साल दाखिला नहीं पाने वाले बच्चों को इस साल एडमिशन मिलेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि 10 जून से आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस साल प्राइवेट स्कूल को पिछले साल के बच्चों को दूसरी कक्षा में एडमिशन देना होगा। अगर किसी भी निजी स्कूल ने आरटीई के तहत एडमिशन देने में लापरवाही की तो कार्रवाई की जाएगी। स्कूल खोलने को लेकर इंदर सिंह बोले कि इस बार हम अलग अलग नियम बनाएंगे। जिस जिले में कोरोना संक्रमण कम हो गया है, वहां स्कूल खोलने की अनुमति दे सकते हैं। इसके लिए जिला क्राइसिस कमेटी निर्णय लेगी। 12वीं के नतीजों को लेकर इंदर सिंह परमार ने कहा कि रिजल्ट को लेकर बनाई कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साल हम बच्चों को एडमिशन कोरोना के कारण नहीं कर पाए थे, परंतु इस वर्ष हम इस साल के जो बच्चे एडमिशन लेने के हैं और जितने प्रतिशत उस स्कूल को एडमिशन देना चाहिए वो इस साल के भी करेंगे और पिछले साल के जो बच्चे हैं उनको भी अगली क्लास में हम आरटी में एडमिशन देंगे। क्लास खोलने की अनुमति भी दे सकेंगे, लेकिन उसके लिए कलेक्टर और जिले की जो क्राइसिस मैनेजमेंट समिति बनी है हमारी कोरोना काल की, वो बैठ कर के विचार करेगी और वही जिलों में निर्णय करेगी कि कहाँ पर स्कूल हम चला सकते हैं, कहाँ पर स्कूल नहीं चला सकते। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से अभी प्रदेश उभरा भी नहीं था कि अब नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने वाली नर्स कल से चरणबद्ध आंदोलन करने जा रही हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कौरव ने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में प्रदेश भर की 25,000 नर्सें कल से 3 दिनों तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगी। इसके बाद दूसरे चरण में 14, 15, 16 और 17 जून को कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरे चरण में 18, 19 और 21 जून को मरीजों से क्षमा याचन मांगेंगे, जबकि आखिरी चरण में 22 जून से सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इसके बाद भी अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 5वें चरण में अनिश्चितकालीन अवकाश होगा। नर्सों की सरकार से मांग है कि पदनाम बदलकर स्टाफ नर्स की जगह नर्सेज ऑफिसर नाम दिया जाए। इसके साथ ही ग्रेड 2 का दर्जा देते हुए वेतन दिया जाए। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ जाएंगी। हम तो बार बार बरसों से निवेदन कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमें आंदोलन करना पड़े और हड़ताल करना पड़े। आज कोरोना बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आया है, लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार और विभाग नहीं सुन रही, अड़ियल पर रवैया है ये, और विभाग के अधिकारियों को अगर ऐसा अड़ियल पर रवैया रहेगा तो निश्चित है कि हम लोग हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। एमपी के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ की सेहत खराब है। हल्का बुखार और माइल्ड चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत के चलते कमलनाथ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि कमलनाथ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम शिवराज ने ट्वीट करके कमलनाथ के जल्द ठीक होने की कामना की है।
जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में अब वार पलटवार जारी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जितिन प्रसाद पर हमला करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक करियर उनके पिता जितेंद्र की देन है। जो सम्मान कांग्रेस में मिला वो बीजेपी में जितिन प्रसाद को सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद 2014, 2017, 2019 का चुनाव हारे। वो बंगाल के प्रभारी रहते कुछ नहीं कर पाए। ऐसे लोगों के कांग्रेस छोड़कर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीसी शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद आलोक संजर ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नेता नकार चुके हैं। कांग्रेस का भविष्य डूबते हुए सूरज की तरह है। जो विकास की विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं उनका कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है, इसीलिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जतिन प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता थे। जतिन प्रसाद अभी तक उनके पिता की जो के वारिस के रूप में वही चीज़ का उनको लाभ मिलता रहा। ये 2014 के चुनाव में आ रहे हैं, लोकसभा का 2017 का विधानसभा का चुनाव आ रहे, फिर 2019 का चुनाव आ रहे। मैं समझता हूँ कि इस तरह के नेताओं के जाने आने से कांग्रेस में कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। धीरे धीरे कांग्रेस की जो स्थिति हम लोगों के सामने है, तब की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में हम कितना परिवर्तन देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। और जितिन प्रसाद जी ने भी जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन करी है, तो जो कांग्रेस का मुखिया है उसको उन्होंने नकार दिया है। अजय सिंह के बाद अब सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कमलनाथ को सुझाव दिए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की दूसरी पंक्ति के नेताओं को अब मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दूसरी लाइन के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ के एक पद छोड़ने के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कमलनाथ एक पद छोड़ेंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे उन्हें भी बदला जाए। आपको बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा के पहले अजय सिंह ने कमलनाथ को नसीहत दी थी। उन्होंने कोरोना के इंडियन वेरिएंट वाले कमलनाथ के बयान पर संयम बरतने की सलाह दी थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सेकंड लाइन, जो सेकंड लाइन हमारी, उसको मजबूत करना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस दल की सेकंड लाइन मजबूत नहीं होती उससे बड़ी दिक्कतें आती हैं। और सेकंड लाइन में हमारे बहुत सारे नेता हैं जिनके हाथों को सशक्त बना के जवाबदारी कुछ उन लोगों को भी सौंपी जाए। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस को अपने संगठन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं, अफवाह फैलाने का गिरोह है। कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार की पार्टी है, इसलिए सज्जन वर्मा के बयान कोई मायने नहीं रखते हैं। केवल कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भ्रम फैलाने का काम कर रही है, तो मैं तो उसको एक बहुत गैर जवाबदारी वाली पार्टी मानता हूँ। इसलिए वो भ्रम फैलाने वाला एक बड़ा ग्रुप है, एक गिरोह है। वो पार्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक परिवार का एक गिरोह बना हुआ है। 10,000 कोविशील्ड वैक्सीन की बुकिंग के मामले में अब जबलपुर स्वास्थ्य विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब इस मामले में उनके पर कुछ नहीं किया जा सकता। वैक्सीन और संबंधित अस्पताल के बारे में अब सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ही जानकारी दे सकता है। आपको बता दें कि जबलपुर के मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट को 10,000 कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन जब इस संबंध में जानकारी जुटाई गई कि अस्पताल कहाँ है, तो स्वास्थ्य विभाग को मैक्स हेल्थ केयर नाम का कोई अस्पताल शहर में मिला ही नहीं। टीकाकरण अधिकारी ने अस्पताल ना होने की जानकारी शासन को भेज दी। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संचालक का कहना है कि नियमों के मुताबिक कोई भी निजी अस्पताल सीरम से सीधे संपर्क कर वैक्सीन खरीद सकता है, लेकिन इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना होता है। इस मामले में या तो गलत जानकारी दी गई या कोई गलतफहमी हुई है। अब इसकी जानकारी सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ही दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो शहर के नाम पर कुछ संशय है कि वो जबलपुर ऐसा नाम दे दिया गया है, यहाँ इस नाम का कोई अस्पताल नहीं है। अब ये जानकारी केवल सीरम इंडिया जो है मैन्युफैक्चरर, वो ही बता सकते हैं कि कौन से अस्पताल में कितनी वैक्सीन उनके द्वारा जारी की गई है।
भिंड जिले के गोहद जनपद में पदस्थ आरएएस विभाग के सब इंजीनियर के खिलाफ गांव के सरपंच और सचिव लामबंद हो गए हैं। सरपंच और सचिवों का आरोप है कि निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने पर प्रभारी एई की तरफ से रिश्वत मांगी जाती है। ग्राम पंचायत के सरपंचों का आरोप है कि एई आशुतोष श्रीवास्तव उनसे टीएस जारी करने के एवज में 10% कमीशन मांगते हैं, जिससे ग्राम पंचायतों को विकास अटकर पड़ा है। एई के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरपंच और सचिवों ने सीईओ को शिकायती पत्र देकर हटाने की मांग की है। पहले तो जो 2-4% मांगता है, इसका लड़का भी आता है साथ में। किस बात की? अरे अपन एक टीएस कराओ किसी काम की, पहले भी परसेंट लेता है। अच्छा। और ज़्यादा कर तो कोई काम नहीं करता है। उसके लड़का गुंडे फुंडे लेके आ जाता है, उसके घर पे जाते हैं, कहीं भी मिल जाता तो। और 4-5% से नीचे नहीं होता है। हमारी टीएस नहीं हुई है, हमारी पंचायत ग्राम पंचायत चाहे 0-0 चल रही है। तकनीकी स्वीकृति लें तो उसके लिए कमीशन चाहिए इनको 3%, और काम अगर जैसे तैसे पूरा भी हो जाए तो उसके बाद 10% फिर चाहिए इनको। अब ऐसे में हम क्या करें, हमारे ऊपर जवाब रहता है कि काम कीजिए। और ऐसे अधिकारियों की संरक्षण में रह के कैसे काम कर सकते हैं? नहीं, 2-3 सरपंच आए थे अभी, उन्होंने बोला है कि वहाँ वो तकनीकी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, स्वीकृति देने में उनसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं। तो ईआरएस को मैंने मार्क किया है कि वो जल्दी तकनीकी स्वीकृति दिलवाए और उस मामले की जांच करें। महामारी काल में भले ही सरकार गरीबों को राशन दे रही है, लेकिन सिस्टम में पनपा भ्रष्टाचार इसे गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। निवाड़ी के उबेरा गांव से जो मामला सामने आया है वो सरकारी योजनाओं पर किसी तमाचे से कम नहीं है। आरोप है कि यहां संचालित पीडीएस दुकान पर राशन के बदले खुलेआम रुपये लिए जा रहे हैं और कई लोगों को राशन कम देने के साथ ही उन्हें पीडीएस मशीन से निकाली गई पर्ची भी नहीं दी जा रही है, बल्कि खुद की बनाई पर्ची दी जा रही है। कांटे खराब है, 4-5 किलो कम हो रही है। और अगर किसी ने अगर नहीं ले पाया पिछली माह तो अगली माह देती नहीं। नमक के पैसा लिए जा रहे हैं। कितने पैसे लिए जा रहे हैं? 5 रुपये पैकेट। समस्या नमक के 10 रुपया लिए अभी हमसे 1 पैकेट। राशन कितने माह का दिया और कितना राशन दिया? 2 माह का राशन है। पैसे लिए या फ्री दिया? फ्री। मैं आपसे ही सुन रहा हूँ कि वहाँ पे जो है निःशुल्क खाद्यान्न कुछ महीने का वितरण नहीं हुआ है, तो अब इसके लिए मैं जा रहा हूँ, कल जाऊँगा सुबह। इसकी पूरी जांच होगी और जो भी उसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, बराबर जो पब्लिक से जो शिकायतें आती हैं उसकी बराबर जांच होती है और उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में करीब 1.5 महीने बाद खुल रही दुकानों की साफ सफाई में आज से दुकानदार जुट गए। लंबे समय बाद दुकान खुलने के बाद अब दुकानदारों में खासा उत्साह दिखाई दिया। दुकान खोलने से पहले वैक्सीनेशन भी करवाया गया और कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करते हुए दुकानदार दिखाई दिए। व्यापारियों को उम्मीद है कि पहले की तरह अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। खंडवा जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है। इस मुहिम में कई समाज सेवी भी उनके साथ जुड़े हैं, जो दुकानदारों के साथ लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कह रहे हैं। दुकानों के सामने गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। पोर्टेबल माइक सिस्टम के जरिए लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। लोगों को समझा रहे हैं कि लापरवाही से कोरोना दोबारा लौट सकता है। समाज सेवा के रूप में हम जनता के बीच में निकले और सुबह से लेकर अभी तक हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि मास्क हमारी सुरक्षा है, मास्क लगाएं। और हर दुकान के सामने हमने गोले लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का भी काम किया है, ताकि जनता को ये पता चले कि सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है और मास्क हमारी सुरक्षा कवच है। हम तो ग्राहकों को बोलते हैं आप भी मास्क लगाइए और हम खुद भी मास्क लगाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, फिर भी इन लोगों द्वारा समझाइश दी जा रही है। अच्छा कार्य कर रहे हैं क्या, इससे समाज में जागरूकता है और ये वैक्सीन के बारे में भी अच्छा बोल रहे हैं। इंदौर के ऋषिनगर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में राजू कुमायूं नाम के एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में जमकर तोड़फोड़ की। 2 पहिया वाहनों में भी आग लगा दी गई। वारदात में एक युवक की मौत के अलावा दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। भिंड के भारौली में पुलिस ने 10 साल की नाबालिग का शव खेत में बरामद किया है, जिसकी हत्या को परिजनों और ग्रामीणों ने छिपा लिया था। पुलिस के मुताबिक घटना 21 मई की है, जब नाबालिग अपनी मां के साथ मामा के यहां आई थी।
तभी दोनों मामा के बीच जमीनी विवाद हो गया। इस झगड़े में गोली लगने से नाबालिग की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार और समाज के दबाव में मामले को दबा दिया गया। नाबालिग के माता पिता और मामा ने उसे खेत में दफना दिया, लेकिन जब पुलिस को घटना की सूचना मिली है, ग्रामीणों ने ऐसी घटना से इनकार कर दिया। बाद में मृतक बच्ची के माता पिता को समझाकर पुलिस ने केस दर्ज कराया और आरोपियों की तलाश जारी है। डेड बॉडी को निकाला गया है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी रीजन से निकल कर आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल इसके मर्ग की कायमी की जा रही है।